वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग कल का पोर्शन अच्छे से पढ़ के आए होंगे, घर से नाश्ता भी करके आए होंगे। लेट्स रिवाइज क्विकली। स्मार्ट नोट्स चैप्टर नंबर 2 वैल्यू क्रिएशन। स्मार्ट नोट्स चैप्टर नंबर 2 वैल्यू क्रिएशन। कल हमने देखा था कि अदर देन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कंपनीज का जो ट्रेडिशनल वे टू मेजर कंपनी सक्सेस वॉज कि हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, हम कितने मार्जिन में सेल कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, ठीक है। बट रिसेंटली एक वैल्यू क्रिएशन इज अ न्यू टर्म बाय विच कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू गिव मोर एंड मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स एंड टू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। वैल्यू जो है यानी कि यूटिलिटी, ये हमेशा कस्टमर डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड नहीं करती। कि कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको कितनी वैल्यू मिली उस प्रोडक्ट से जो उसने परचेस किया। और वैल्यू हम लोग एज कस्टमर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? वी डिटरमाइन थ्रू फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसके लिए इतना मनी इस पर स्पेंड करना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है या वैल्यू क्रिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वैल्यू क्रिएशन कर पा रही है देन इट इज एलिजिबल टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। इससे कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव आप कर सकते हो। और माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग कंपेटिटिव एडवांटेज आप दो स्ट्रेटजी के थ्रू यूज कर सकते हो, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट एडवांटेज। वन मोर स्ट्रेटजी इज देयर, फोकस स्ट्रेटजी, उसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दैट इज ऑल्सो गिवन बाय माइकल पोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमने कल देखा था ये वाला चार्ट की वैल्यू टू कस्टमर डिटरमाइन कैसे होती है, किस कॉस्ट, किस प्राइस में कंपनी सेल कर रही है, कंपनी को कितना कॉस्ट आया, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना आया, वो कितने प्राइस पे सेल कर रही है, कस्टमर उसकी वैल्यू कहाँ पुट कर रहा है। अगर वो प्राइस के ऊपर उसके वैल्यू पुट अप कर रहा है तो मतलब कंपनी ने वैल्यू क्रिएशन किया है। अगर कंपनी ने उसकी वैल्यू प्राइस के नीचे पुट अप की, दैट मीन्स कि कंपनी हैज फेल्ड टू क्रिएट वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड जो है कंपनी का, वो कॉस्ट से लेके वैल्यू क्रिएशन तक दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ तक का जो है कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस, ये इनका मॉनेटरी बेनिफिट है, उसके ऊपर का जो है ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। इसी वैल्यू क्रिएशन के कारण इनको मिलता है कंपेटिटिव एडवांटेज, राइट। कंपेटिटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल। हाउ प्रॉफिटेबल कंपनी इज डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर्स: वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट, प्राइस दैट द कंपनी चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, कितना कॉस्ट लगा, किस प्राइस में आपने सेल किया, और कस्टमर ने उसके ऊपर क्या वैल्यू प्लेस की, राइट। दैट इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वैल्यू चेन एनालिसिस। तो माइकल पोर्टर ने कहा था कि कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे फंक्शंस के ऊपर एफिशिएंसी का फोकस करना होगा, कि आप कितने एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को कर पा रहे हो। इसके लिए यू विल हैव टू डिवाइड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस प्रोसेस है, आप जिस बिजनेस में हो उसमें जो बिजनेस प्रोसेस है उसका ब्रेक डाउन करो कि क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है आपके बिजनेस प्रोसेस में। हाउ एफिशिएंट कैन यू मेक दोज प्रोसेसेस, आप उसको और बेटर कैसे बना सकते हो, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उसमें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आप फाइंड आउट करोगे सो दैट यू कैन बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ एफिशिएंसी इन वॉट एवर वर्क यू डू, ऑलवेज। अगर आप बोलोगे ये काम मैं 10 साल से कर रहा हूँ, इसको तो इतना करने में 1 आवर लगता ही है, अगर आप कोशिश करोगे तो उतने एक्सपीरियंस के बाद भी यू कैन बिकम मोर एफिशिएंट। एटलीस्ट अगर आप एकदम बॉटल नेक पे हो तब भी शायद 2 to 3 मिनट्स तो बचा ही पाओगे, इफ़ यू रियली फोकस कि इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। एंड दिस अल्टीमेटली कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अपने ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितना एफिशिएंटली आप कर पाते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। दिस कैन बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि जितना एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे उतने कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, उतने एफिशिएंसी से आपका कॉस्टिंग भी कम आएगा, राइट। सो अल्टीमेटली और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे वेटिंग टाइम होता है, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ, अगर आप एफिशिएंटली काम करो तो वेटिंग टाइम कम हो सकता है। बाकी इंडस्ट्री में जहाँ वेटिंग टाइम नहीं होता आप अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली यू विल इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। Point number 2, value chain analysis provides an excellent tool to examine the origin of competitive advantage. It divides the organization into 2 different strategically important group of activities, named primary activities and supporting activities. According to Michael Porter, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं,
ठीक है। तो यू कैन डिवाइड योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू कि इसमें से प्राइमरी कौन सी है और इसमें से सेकेंडरी कौन सी, आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती होगी वो। तो माइकल पोर्टर ने क्या किया कि इट इज द कॉम्पिटेंट वैल्यू चेन एनालिसिस कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज दीज competencies टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटीज and the ability to manage linkage between the activities which are the source of competitive advantage for organization। किस competence मतलब कितना अच्छे से आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच की लिंक कितना अच्छा मैनेज आप कर पा रहे हो, उससे डिपेंड करता है कि आप competitive एडवांटेज कितना अचीव कर पाओगे। प्राइमरी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर 5 होती है। कौन कौन सी होती है, कल देखा था हमने? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज। लॉजिकल प्रोसेस है, लॉजिकल फ्लो है, ठीक है। इनबाउंड एक्टिविटीज मतलब कि रिसीविंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ योर गुड्स एंड, ये तो था और क्या था? रिसीविंग, इट इज एक्टिविटी कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब कि इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चर, ये जो 5 प्रोसेस है इसको आप मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से समझो एंड देन यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से। तो ये बात करके रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट योर इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि जहाँ भी आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ तक कि आपके रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी इज अ पार्ट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सेकेंड इज ऑपरेशन, जहाँ पर रॉ मटेरियल एक्चुअली कन्वर्ट होता है इनटू व्हाट, फिनिश्ड गुड्स, राइट। मतलब कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्म दीज इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग एक्सेट्रा कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कैसे होता है? मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग, ये सब प्रोसेस होती है आपकी। नेक्स्ट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड मतलब कि यू कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। आउटबाउंड वाला जो है वो दैट इज रिलेटेड कि आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हो। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन तो गया, ठीक है। नाउ यू नीड टू कलेक्ट इट, यू नीड टू स्टोर इट, यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। ऑल दोज एक्टिविटीज जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है या कस्टमर्स बिकम अवेयर कि योर प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ऑल दोज एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेल्स, advertisement, after sales is the next step. Marketing and sales provide the means whereby consumers, users are made aware of the product or service and are able to purchase it. They become aware कि इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में है and they come to know कि हाँ ये मुझे कहाँ से जाके लेना है। This would also include sales, administration, advertisement, selling and so on. ठीक है। Next is service are all those activities which enhance or maintain the value of a product or service such as installation, repair, training and spares. Mostly after sale service. अगर सेल हो गया तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर इफ इट इज इन द वारंटी गारंटी पीरियड में है एंड इफ देयर इज सम रिपेयर तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यू बनी रहेगी। मेंटेन और एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। These are each of these groups of primary activities are linked to support activities। अब ये हमने कल ये चार्ट देखा था, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। हर एक प्राइमरी एक्टिविटी को 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती है फॉर द सपोर्ट मतलब फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो चाहे वो इनबाउंड हो, ऑपरेशंस हो और आउटबाउंड हो, मार्केटिंग हो या सेल्स हो, हर एक प्राइमरी एक्टिविटी को 4 सपोर्ट एक्टिविटीज ऑल द टाइम सपोर्ट कर रही होती है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ऑपरेशंस और एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन दैट प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट इज द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि हर एक प्राइमरी एक्टिविटी में आपको कुछ ना कुछ तो परचेस करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ। रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो कौन से वेंडर से लेना, कितने प्राइस में लेना, और वो तो एक रॉ मटेरियल इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का या आपके प्रोडक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको परचेस करनी होगी जो बेसिक नहीं होती, लाइक ऑफिस का फर्नीचर लेना है, ठीक है, या देयर इज समथिंग एडिशनल नीडेड इन द ऑफिस, कोई भी चीज़, प्रिंटर की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, दीज आर ऑल प्रोक्योरमेंट आइटम्स, राइट। तो कोई भी चीज़ की अगर आपको प्रोक्योरमेंट की नीड है इन एनी ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज, यू वुड कॉन्टैक्ट टू होम द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। refers to the process of acquiring the various resources, any kind of resource, acquiring various resources in resource inputs to the primary activities। कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी में किसी भी टाइप के रिसोर्स की नीड हो, सो इट इज ऑल कंसर्न टू हूम द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। टेक्नोलॉजी के बिना आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो सकता है,
टेक्नोलॉजी आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी लगती है, टेक्नोलॉजी तो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में भी एक्चुअली लगती है। तो ऑल दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, चाहे किसी भी प्राइमरी एक्टिविटी में हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव टेक्नोलॉजी इवन इफ इट इज सिंपली नो हो। द की टेक्नोलॉजीज में बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट और प्रोसेसेस और विद द पर्टिकुलर रिसोर्स। आपकी की टेक्नोलॉजी जो है आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हो सकती है, पर बाकी एरिया जो है मार्केटिंग है, आफ्टर सेल्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत तो आपको पड़ेगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल को रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेन करना, डेवलपिंग स्किल्स एंड रिवॉर्डिंग पीपल इन ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिस्टम ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा क्रूशियली इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन प्राइमरी एक्टिविटीज। हर प्राइमरी एक्टिविटी को कुछ ना कुछ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल कंसर्न विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। क्लियर? तो 4 सपोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी है? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड infrastructure. These are the 4 support activities. So all this combined is a process of value chain analysis. Clear? Next हमने देखा था attractiveness of business. तो attractiveness of business में हमने देखा था कि कितना हमने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, एक टॉपिक पढ़ा था पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल का एनालिसिस करके भी आप ये डिटरमाइन करते हो कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, बट ओनली दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओनली दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको कई सारे एडिशनल चीज़ें भी देखनी होती हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री आपके लिए अट्रैक्टिव है या नहीं। हमने इसमें ये भी देखा था कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी एक कंपनी के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है, किसी और कंपनी के लिए अनअट्रैक्टिव भी हो सकती है। मतलब ये दिस इज रिलेटिव, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ थंब रूल, ठीक है। हर किसी के खुद के कैपेबिलिटीज, खुद के कोर कॉम्पिटेंसीज, खुद के रिसोर्सेज, खुद के बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कौन सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है और हमारे लिए कौन सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। Studies assess the industry outlook carefully, deciding whether industry in competitive conditions present an attractive business opportunity for the organization or whether its growth and profit prospects are gloomy. Important factors on which the management may base such conclusion include industry's growth potential, is it futuristically viable, whether competition currently permits adequate profitability, and whether competitive forces will become stronger or weaker. आपको ये भी देखना होता है ग्रोथ पोटेंशियल कितना, ऑब्वियसली मतलब ये बेसिक चीज़ है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कंपेटिटिव कंडीशंस कैसी है, जो आज कंडीशन है फ्यूचर में भी रहेगी या नहीं रहेगी। Severity of problems confronting in the industry as a whole, whether continued participation in the industry adds importantly to firms' ability to be successful in other industries in which it may have business interest. ये important है। आपके लिए कोई इंडस्ट्री हो सकता है अनअट्रैक्टिव रहेगी, बट आप उसमें फिर भी रहना चाहोगे बिकॉज बीइंग इन दैट इंडस्ट्री हेल्प्स यू टू अर्न मोर प्रॉफिट इन सम अनदर बिजनेस और सम अनदर इंडस्ट्री, ठीक है। आपको डायरेक्टली उस बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन दैट बिजनेस आपको आपके बाकी बिजनेस में हेल्प हो रही है। क्लियर? द पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द वीकर राइवल्स। जिस इंडस्ट्री का आप एनालिसिस कर रहे हो उसके वीक प्लेयर्स की वीकनेस, जो वल्नरेबिलिटी मतलब उनकी वीकनेस को क्या आप कैपिटलाइज कर सकते हो। मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेयर नहीं अर्न कर पा रहा है प्रॉफिट, यू नो द रीजन कि इसलिए नहीं कर पा, तो क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ को करेक्ट करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर कंपनी होगी इस इंडस्ट्री की, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर वो फिर भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, मे बी बिकॉज उनकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर वो सही से मार्केटिंग करेगा तो प्रॉफिट कमा लेगा। क्या आप वो चीज़ करके आप कमा सकते हो? Can you capitalize on the vulnerabilities of the weaker player? As a general proposition, industry's overall profit prospects are above average. The industry can be considered as attractive. Generally, profit prospects अगर above average है तो we consider it as attractive. अगर below average है we consider it as unattractive. However, it is a mistake to think of industries as being attractive or unattractive to all the firms in the industry and all potential entrants. Attractiveness is relative, not absolute. Industry environment unattractive to weak competitors may be attractive to strong competitor. Clear? Experience कर्व हमने देखा था कि with experience आप हमेशा अपनी efficiency को बढ़ा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा पर यूनिट कॉस्ट आपका उतना
कम आएगा, ठीक है। लर्निंग कर्व की अगर बात करें तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स लग रहे हैं, हो सकता है सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सॉल्व करने में आपको सिर्फ 10 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स लगे, बिकॉज विथ लर्निंग मतलब कि विथ एक्सपीरियंस वी लर्न थिंग्स एंड एज वी लर्न थिंग्स वी बिकम मोर एफिशिएंट, राइट। लेबर्स की भी बात करें, लेबर्स अगर जैसे अगर कोई बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मे बी फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में अगर उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इफ़ दे डू इट रिपीटेडली, सेम एक्टिविटी को अगर आप रिपीटेडली करते रहो तो उसमें आपको टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा जितना आपको फर्स्ट टाइम लगा था उससे, ठीक है। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व्ड फेनोमेना दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस एज फर्म एक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस। अब ये यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन की जो हम बात कर रहे थे, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो इसीलिए फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है एंड पर यूनिट कॉस्ट कम आ रहा है, दैट इज वन थिंग, उसके कारण भी यूनिट कॉस्ट आपका कम होता है। सेकंड ये भी होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है विथ टाइम आप उसमें इंप्रूव करते जाते हो, उसमें आप ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे होते हो एंड दैट इज वाई आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है कम आता है। बोथ रीजन्स आर इक्वली एप्लीकेबल, ठीक है। हमने ये देखा था अभी वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज का हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। इफ़ यू डू दैट वैल्यू चेन एनालिसिस और आप अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट्स लेके आओ, एफिशिएंसी लेकर आओ, विद एक्सपीरियंस हमें समझ में आता है कि हाँ जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे अभी तक अगर स्क्वायर प्रोडक्ट था वो शेप उसका, अगर उसको शेप थोड़ा सा अगर हम चेंज करके रेक्टेंगल कर दे तो हमारा पर यूनिट का कॉस्ट कम हो जाएगा। दिस यू कम टू नो विथ एक्सपीरियंस। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्निंग होती है उसके कारण भी हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो होता है कम होता है एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के कारण तो कम होता ही है। Unit cost declines as firm accumulates experience in terms of cumulative volume of production. It is based on the concept we learn as we grow और we grow as we learn. ये भी हमने देखा था कि ये वाइसा वर्सा भी इक्वली एप्लीकेबल है। Experience curve results from a variety of factors such as learning effects, economies of scale, product redesign and technological improvements in the production. Experience curve has the following feature. A business organization grow. As a business organization grow, they gain experience. Experience may provide an advantage over the competition. Experience is a key barrier to entry. इसमें एक पॉइंट और बोला कि experience एक barrier to entry भी हो सकता है, because if you are a very experienced firm of that business, you know in and out of the business बहुत ज़्यादा अच्छे से, you have seen the up and down of the industry, ठीक है। तो कोई भी नया प्लेयर आने के पहले बहुत सोचेगा जिसको उस इंडस्ट्री का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो आ भी गया इंडस्ट्री में तो वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो सोचेगा कि जो यहाँ प्लेयर्स है वो बहुत पुराने और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, तो शायद वो उस इंडस्ट्री में एंटर ईजिली ना करें। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन possess stronger experience effect. A typical experience curve would be depicted as follows, जो हमने कल देखा था। नेक्स्ट इज मार्केट एंड कस्टमर, ये हमने देखा था। मार्केट इज अ प्लेस फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स वेयर आइटम्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ प्राइस। मार्केट माइट बी फिजिकल और वर्चुअल। द टर्म मार्केट कैन अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब मार्केट सिर्फ उस प्लेस का नाम नहीं है जहाँ पे लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर एंड गुड्स कैन बी एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। दिस इज जस्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑल आर प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर प्लेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कि हम स्टॉक मार्केट को भी मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट ये है कि कोई ग्लोबल मार्केट, जैसे ग्लोबल आईटी मार्केट है जितना बड़ा है, ग्लोबल स्टील मार्केट इतना बड़ा है, लाइक दिस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी हम लोग एक मार्केट का नाम देके उसका वैल्यूएशन को एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टॉक एक्सचेंज। It may also be used to define a business or industry such as the global oil market. While the market is a place, business strategists work on marketing to improve the chance of success. Market is different and marketing is different. I hope you get it. Market एक अलग चीज़ है, marketing एक अलग चीज़ है। Term marketing encompasses a wide range of operations including research, designing, pricing, promotion, transportation and distribution. Often market activities are categorized and explained in terms of 4 P's of marketing. ये important है, MCQs के लिए भी important हो सकता है। 4 P's of marketing include प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की सही से मार्केटिंग करना है, आपने इन चारों P's को, मतलब इन चारों फैक्टर्स को अगर अच्छे से समझ लिया और अकॉर्डिंगली मार्केटिंग की, तो आपके प्रोडक्ट को फेल होने से नहीं रोक सकता। इफ़ यू नो कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, उसके फीचर्स क्या है, आपका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सेकेंड, प्लेस, कौन सी प्लेस पे ज़्यादा सेल होगा, कहाँ पे जाके आपको मार्केटिंग करना है, मतलब कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए। हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो सकता है पर यूएस में नहीं सेल हो सकता, राइट। यू शुड नो ये प्रोडक्ट टीनेजर को सेल हो सकता है या 60+ वालों को सेल हो सकता है। सो यू नो कि किस जगह पे जाके मार्केटिंग करना है।
प्राइस क्या सेट करना चाहिए और प्रमोशन के टैक्टिक्स आपके क्या होना चाहिए. व्हेन यू नो ऑल दिस 4 P's तभी जाके आप सही मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की कर पाओगे. इन अ कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, स्ट्रेटेजिस्ट प्रायोरिटाइज एफर्ट्स on their customers. In order to create better value propositions for customers, business gather, disseminate and use customer and competitive information. Customer centric business is one that continuously learns from its customers' needs and market dynamic. In the present time, success for many business lie in customer centric approach. Success for many business होना चाहिए. आज की डेट में मार्केटिंग अब वही काम आएगी जो कस्टमर सेंट्रिक है. मार्केटिंग कई टाइप की होती है, प्रोडक्ट सेंट्रिक हो सकती है या फिर प्रोडक्शन मेथड सेंट्रिक हो सकती है, राइट. अगर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच करोगे, कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग करोगे, तभी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है आज की डेट में. ऑल यू हैव टू डू इज टू कन्विंस योर बायर कि वो आपको प्रोडक्ट परचेस कर सके. Next, customer. Customer is a person or business that buys products or services from another organization. The term customer and consumer are practically synonymous and are frequently used interchangeably. There is however thin distinction. हमने देखा था कि customer और consumer same भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. Customer is the one who would buy your product. Consumer is the one who would consume or use your product. ठीक है, दोनों same भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं. Individuals or business that consume or utilize products and services are referred to as consumers. Customers are the purchasers of the products and services in the economy, and they might exist as consumers or only as customers. Businesses routinely research the characteristics of their consumers in order to fine-tune their marketing strategies and adjust their inventory to attract more customers. इतना देखा था कल हमने. Clear with it? Any doubts? Good. Let's start today's topic.